नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। पीठाधीश्वर जगतरू राम भद्राचार्य देहरादून के सिनर्जी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें आगरा से एयर एम्बुलेंस के जरिए देहरादून लाया गया था। वहीं सीएम धामी जगतगुरु राम भद्राचार्य महाराज का हालचाल जानने आज सिनर्जी अस्पताल पहुंचे। सीएम धामी ने एक्स पर लिखा, बाबा केदार से महाराज जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। सीएम धामी ने पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी जगतगुरु का हालचाल के बारे में जानकारी ली थी। जगतगुरु राम भद्राचार्य की तबीयत खराब होने पर मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे और अस्पताल में उनसे बात की और उनकी हालत के बारे में जाना। मुख्यमंत्री ने इस बारे में एक्स पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने बद्रीनाथ जी से प्रार्थना की है महाराज की सेहत जल्द ठीक होने के लिए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जगतगुरु राम भद्राचार्य अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उनकी हालात नाजुक थी जिस दौरान वो हालात अस्पताल में भर्ती हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे मिलने के उनके अस्पताल में जहां वो भर्ती थे वहां पहुंचे और उन्होंने एक्स पर इसकी जानकारी दी। देहरादून राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बारी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। ऋतु बारी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। ऋतु बारी का शपथ ग्रहण हुआ है। राजभवन में उनका शपथ ग्रहण हुआ है। देहरादून राजभवन में उनका शपथ ग्रहण हुआ है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के बतौर वह नियुक्त की गई हैं और आपको बता दें कि ऋतु बारी जिनका शपथ ग्रहण देहरादून राजभवन में किया गया है। राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है ऋतु बारी, जिनका शपथ ग्रहण देहरादून राजभवन में किया गया है। तस्वीरें राजभवन से आप देख रहे हैं और ऋतु बारी का शपथ ग्रहण हुआ है देहरादून राजभवन में। आपको बता दें कि पहले महिला मुख्य न्यायाधीश बतौर शपथ ग्रहण ऋतु बारी का हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में पलटन बाजार के पास आपको बता दें कि कई जामा मस्जिद में मुस्लिम सेवा संगठन की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने की। शहर काजी मोहम्मद अहमद आज कासमी ने कहा कि यूसीसी केवल धर्म विशेष के विरुद्ध है। इसमें मुस्लिम समाज की तरफ से दी गई आपत्तियों और मुस्लिम समाज की तरफ से दिए गए सुझावों को भी कोई जगह नहीं दी गई है। इस अवसर पर मुफ्ती रईस ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से लाए जाने वाले ये कानून संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि आर्टिकल 25 के तहत हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अपने धर्म पर चलने की आजादी है। मुफ्ती ने आगे जानकारी देते हुए कहा, जो कानून समस्त धर्म के लिए है उसमें समस्त धर्मों का प्रतिनिधित्व न होना इस कानून को संदेहपरक बनाता है। हमने बहुत दिन पहले से यूसीसी के कमेटी के लोगों को ये खबर पहुंचाई थी कि आप इसमें मजहबों के माहिरीन को ले लीजिए। उन्होंने इस पर कान नहीं धरा और अपनी मनमानी कमेटी से मनमानी रिपोर्ट उन्होंने तैयार कर ली, जो मुसलमानों के एक बहुत बड़ी अकलियत के खिलाफ जाती है। हमें सूत्रों से मालूम हुआ है, अखबारात से, आप हजरात से मालूम हुआ है कि इन्होंने जाति या जनजातियां, कुछ पहाड़ की सभ्यताएं और कुछ बिरादरियों को इससे बाहर कर दिया। क्यों?
और इसमें खास तौर पर जो है मुसलमानों का निकाह सानी, तलाक, हलाला, ये सब चीजें ले ली गई हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे सरकार जो है एक खास तबके को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ी अकलियत का खून करना चाहती है और उनको यहां मुल्क में दबाना चाहती है, जो संविधान के और गांधी जी के विचारों के खिलाफ जाती है। हम उस जो है कवानीन का जो है पालन करते हैं और सरकार का हर मामले में साथ देते हैं अगर ये कुरान के खिलाफ बात जाती है और शरीयत के खिलाफ जाती है और मुसलमानों को लेकर के इक्वालिटी इसमें नहीं पाई जाती है तो हम इसका सड़कों पर विरोध करेंगे। व्यापार संघ नारायण बगड़ के व्यापार संघ अध्यक्ष चुनाव में जयवीर कंडारी को व्यापारियों ने लगातार तीसरी बार अपना अध्यक्ष चुना है। व्यापार संघ अध्यक्ष के चुनाव में 3 दावेदारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। चुनाव पर्यवेक्षकों को निगरानी में रखे हुए चुनाव में कुल 104 व्यापारी उपस्थित रहे, जिनमें से 96 व्यापारियों ने मतदान किए, जिसमें त्रिलोक सिंह को 3 मत, मनोज सती को 2 मत तथा जयवीर कंडारी को 90 व्यापारियों ने मतदान किया। इस अवसर पर तीसरी बार विजयी रहे जयवीर कंडारी ने अपने पिछले कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता सभी व्यापारियों को साथ लेकर व्यापारियों के हित में काम करना है। तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं और आपको बता दें कि 3 दावेदारों ने पत्र दाखिल किया था, 90 व्यापारियों ने मतदान किया है, जिसमें कि तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। उनकी तबीयत खराब होने के बाद एयर एम्बुलेंस से देहरादून लाया गया, जहां एनर्जी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं उनका हालचाल जानने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पहुंची और हालचाल जाना। और आज मैं जगत गुरु रामभद्र आचार्य जी महाराज से मिलने सिनर्जी अस्पताल पहुंची और मुझे खुशी है कि वो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द ठीक हो और उन पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आज मैं जगत गुरु रामभद्र आचार्य जी महाराज से मिलने सिनर्जी अस्पताल पहुंची और मुझे खुशी है कि वो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द ठीक हो और उन पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आज मैं जगत गुरु रामभद्र आचार्य जी महाराज से मिलने सिनर्जी अस्पताल पहुंची और मुझे खुशी है कि वो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द ठीक हो और उन पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आज मैं जगत गुरु रामभद्र आचार्य जी महाराज से मिलने सिनर्जी अस्पताल पहुंची और मुझे खुशी है कि वो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द ठीक हो और उन पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आज मैं जगत गुरु रामभद्र रितु खंडूरी जगत गुरु राम भद्राचार्य के हालचाल जानने के लिए सिनर्जी अस्पताल में पहुंची, जहां पर उन्होंने जगत गुरु के हालात जाने और आपको बता दें कि उन्होंने इसकी जानकारी दी कि वो सिनर्जी अस्पताल में गई, जहां पर उन्होंने जगत गुरु राम भद्राचार्य के हालचाल जाने। आप बता दें कि जगत गुरु राम भद्राचार्य सिनर्जी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज जारी है। उनकी हालत में गड़बड़ी होने की वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज जारी है, जहां रितु खंडूरी उनसे मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज ने राजपुर क्षेत्र के विधायक खजाना दास के साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी से शिष्टाचार भेंट की है।
विधायक खजाना दास मौजूद रहे इस दौरान और विधानसभा अध्यक्ष से कैबिनेट मंत्री मिले हैं। रितु खंडूरी से मुलाकात की है। तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और विधायक खजाना दास भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। देहरादून के सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक की गई। बीते दिन यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपे जाने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट बैठक में यूसीसी को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन ये चर्चा अगली बैठक के लिए टाल दी गई है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानसभा के सत्र की वजह से कैबिनेट की ब्रीफिंग इस बार नहीं की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के कई सारे जरूरी मुद्दों पर चर्चा की गई है और इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे ये तय है, जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद एक और बैठक की जाएगी। साथ ही यूसीसी का ड्राफ्ट भी निकाला जाएगा। वहीं इसके साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि यूसीसी पास करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा और अगली कैबिनेट बैठक में यूसीसी पास हो जाएगा। आप देखिए, ऐसा है कि विधानसभा का सत्र आहूत है, इसलिए आज मुख्यतः परंपरा ये रही है कि विधानसभा के सत्र के समय में ब्रीफिंग नहीं होती है, नहीं तो मुख्य सचिव आपको ब्रीफिंग करती है। बहुत सारे हमने जो राज्य के जरूरी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे, ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है। उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे। तो हमारे उत्तराखंड में जो छोटा सा राज्य है और बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, हम लीड करने जा रहे हैं और राज्य जो पास करेंगे वो उत्तराखंड का ही नाम लेंगे। तो यूसीसी पास होने जा रही है, इसके लिए पूरी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज चर्चा भी थी, एक कैबिनेट और होगी। देहरादून में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महरा ने दासौनी की सरकार पर निलंबित उद्यान निदेशक एचएस बवेजा को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उद्यान घोटाले को अंजाम देने के बाद बवेजा अब हिमाचल के लिए रवाना होने के लिए पत्र लिख चुके हैं। सरकार उन्हें रोकने में नाकाम रही है। बवेजा को बचाने के लिए सरकार ने पहले भी सीबीआई जांच रुकवाने का प्रयास किया था और अब उन्हें बिना कार्रवाई कार्य मुक्त किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यदि बवेजा हिमाचल प्रदेश चले गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें हिमाचल जाने से रोके, जिससे मामले की सही से जांच हो सके। प्रप करने वाला ये फैक्ट है और जंगल राज ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में चल रहा है। उद्यान विभाग में एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाला, उस घोटाले का मुख्य आरोपी जो उत्तराखंड को करोड़ों की चपत लगा गया हो, ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सीबीआई जांच जिसके ऊपर चल रही हो, वो कैसे इतनी बड़ी हठधर्मिता दिखा सकता है कि केवल एक सूचना वो मुख्य सचिव को कर गए हैं कि मैं जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश। वो किसी विश्वविद्यालय में थे, इससे पहले भी 3 साल के डेप्यूटेशन पे वो उत्तराखंड आए थे। बट मौजूद सवाल ये है कि कार्मिक विभाग से लेकर दूसरे विभागों तक उनकी फाइलों का संज्ञान न लिया जाना, उनके ऊपर अभी उनका सस्पेंशन चल रहा। गरिमा महना दसौदी ने अपना बयान दर्ज कराया है और अपने बयान में उन्होंने एचएस बवेजा को बचाने का आरोप लगाया है। और आपको बता दें कि उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि वो एचएस बवेजा को बचा रहे हैं। गरिमा महरा का ये आरोप, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार जो है एचएस बवेजा को बचा रही है। दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार भारत रत्न से सम्मानित करने जा रही है, जिस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि ये पूरे भारत ने देखा है कि लालकृष्ण आडवाणी का मोदी और अमित शाह की सरकार आने के बाद किस तरीके से अपमान किया गया।
यहां तक कि आडवाणी हाथ जोड़कर खड़े रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनका उत्तर नहीं दिया, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। महारा ने आगे कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया जा रहा है, इससे हमें खुशी है, पर बीजेपी अब चर्चा का विषय बनने से बचने के लिए ये सब काम कर रही है। आपको बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी को अब भारत रत्न से सम्मानित किए जाना है, जिस पर कि सभी पार्टियां अब बयानबाजी करना शुरू कर चुकी हैं। इस पर कांग्रेस का भी बयान दर्ज किया गया है, जिसमें बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार चर्चा से बचे रहने के लिए ये सब कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने पहले कभी लाल आडवाणी को सम्मान नहीं दिया, पर अब वो उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं सिर्फ चर्चा से बचने के लिए। आपको बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी जल्द ही भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की है और उत्तराखंड कांग्रेस में इस पर प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सरकार पर कटाक्ष किया है और कहा है कि बीजेपी ने आडवाणी को साइडलाइन किया था, पर अब वह चर्चा से बचने के लिए ये कार्य कर रही है। ये पूरे भारत ने देखा है कि लालकृष्ण आडवाणी का मोदी और अमित शाह की सरकार आने के बाद किस तरीके से अपमान किया गया। जगह जगह अपमान हुआ, यहां तक कि वो हाथ जोड़ के खड़े रहे और प्रधानमंत्री ने उनके हाथ जोड़ने का उत्तर नहीं दिया। केवल आडवाणी नहीं, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और वकील साहब, ये कई ऐसे लोग थे जिनको लोग पढ़ा लिखा मानते थे, जिनकी लोकतांत्रिक परंपराओं पर भरोसा था, विश्वास था, और ये लोग विपक्ष में या पक्ष सत्ता में होते हुए भी लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते थे। लेकिन जो ये एरा चल रहा है, जो मोदी और अमित शाह का जो कार्यकाल है, इसमें ऐसे सारे नेताओं को 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जो 8 फरवरी तक चलेगा। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर देहरादून पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने तमाम क्षेत्राधिकारियों के साथ बैठक करके उनको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस फोर्स को ब्रीफ भी किया है। वहीं इस बार विधानसभा में प्रवेश करना आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली के संसद भवन में असामाजिक तत्वों के घुसने के बाद विधानसभा में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार विधानसभा सत्र में बिना पास के किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, फिर चाहे वो कर्मचारी हो या मीडिया कर्मी। ये 5 तारीख से विधानसभा का स्पेशल सेशन आहूत किया गया, जो 3 दिन के लिए संभावित है। इसको देखते हुए चूंकि इसमें यूसीसी बिल को लेकर एक चर्चा होने की बात आ रही है, इसमें विधेयक भी पास होने की बात है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विधेयक पास होना है और उसमें चर्चा भी होनी है, तो इसकी सुरक्षा को देखते हुए आउटर इनर कॉर्डन जो हमारा रहता है उसको और सुदृढ़ किया गया है। बाहर से भी इसमें राजनीतिक अधिकारियों के करीब 12 अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ इस दौरान जब भी सत्र होता है तो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से भी लोग पहुंचते हैं, उसको देखते हुए चारों तरफ बैरियर्स लगाकर उस पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट किया गया है। आरटीओ में लगा वाहनों की फाइलों को खत्म करने के लिए विभाग ने इन फाइलों के कंप्यूटरीकरण की कवायद शुरू कर दी है। मौजूदा समय में आरटीओ दफ्तर में पुराने वाहनों की करीब 10 लाख फाइलें जमा हैं। इन्हें कंप्यूटरीकृत करने के विभाग ने काम शुरू कर दिया है और पूरा डाटा कंप्यूटरीकृत होने के बाद फाइलों को नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद वाहन ट्रांसफर कराने, आरसी की नवीनीकरण, फिटनेस एवं टैक्स आदि कार्य कंप्यूटर के जरिए होंगे। परिवहन विभाग की माने तो अभी तक 70% फाइलें कंप्यूटरीकृत हो गई हैं और मौजूदा वक्त में सभी नए वाहनों का डेटा ऑनलाइन ही फीड किया जा रहा है, जो डिजिटल हो गई है और उसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
हाँ, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा काम हो रहा है कि आपने जो सही बताया कि पहले ढेर सारी फाइलें हमारे फिजिकल फॉर्म में रखी रहती थी। पूरी जगह में 8 से 10 लाख फाइलें हमारे यहाँ पूरे रखे हैं। तो इससे क्या होता है, जगह भी कम होता है और जो धूल की बात कर रहे हैं, गंदगी की बात है, वो भी देखने में आती है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और एक बड़ा प्रयास किया गया है कि इन जो फाइलों को डिजिटाइजेशन करने का प्रस्ताव, और प्रस्ताव के साथ साथ एक काम शुरू भी हो गया है और 70% के आसपास हमारी फाइलें डिजिटाइज भी हो रखी हैं। जो फाइलें डिजिटाइज हो रही हैं वो हमारे ऑनलाइन उसको देख सकेंगे, हम लोग ऑनलाइन ही काम करेंगे उसमें, और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम फाइल को निकालें बार बार। कई बार क्या होता है, फाइलें निकालनी होती है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बीते दिनों शहर के रैन बसेरों का हर जगह पर औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने रैन बसेरों में बिजली, पानी, साफ सफाई, शौचालय को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए और सारी व्यवस्था को देखने के लिए कर्मचारियों की तैनाती करने के भी निर्देश उन्होंने दिए। कंबल, बिस्तर, तकिया आदि के साथ अलाव की भी पर्याप्त व्यवस्था रखने को कहा। उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिए कि शहर के मुख्य स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और व्यस्त चौराहों के पास रैन बसेरों की सूचना के बोर्ड लगाए जाएं। नगर आयुक्त ने कहा कि नियमित तौर पर रैन बसेरों का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने शहर में जलाए जा रहे अलाव की व्यवस्था को भी धरातल पर देखा। देखिए, जैसा आप अवगत हैं कि सर्दियों का समय है और कुछ लोग होते हैं जिनको रैन बसेरे की आवश्यकता होती है। तो इसके क्रम में मेरे द्वारा कुछ रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया और उसमें संबंधित एक्सीएन जो हमारे यहाँ पे निर्देश किया गया कि रैन बसेरों से संबंधित सूचना शहर के मुख्य स्थानों पर, जहाँ इस तरह के वल्नरेबल लोग रहते हैं, खासकर आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन, मंडी क्षेत्र या घंटाघर, यहाँ पर सभी रैन बसेरों की सूचना विद कॉन्टैक्ट नंबर लगा दी जाए ताकि लोगों को पता रहे कि रैन बसेरे कहाँ पर हैं और उनको किससे संपर्क करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में परिवहन निगम के अंतर्गत चालक एवं परिचालक पद के लिए 106 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन अभ्यर्थियों को मृतक आश्रित के रूप में परिवहन विभाग ने नियुक्ति दी गई है और परिवहन विभाग के अंतर्गत चयनित 16 सहायक लेखाकारों को भी मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रैली का फ्लैग ऑफ किया और इस अभियान के तहत सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा कैलेंडर और सड़क सुरक्षा पर आधारित डाटा बुक का विमोचन भी किया। 16 महिलाओं को परिवहन विभाग द्वारा निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण देने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं और 122 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, कई महिलाएं हैं जिनको ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए हैं। उनको ड्राइविंग की शिक्षा देने के बाद, ड्राइविंग के प्रशिक्षण देने के बाद उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 122 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं और साथ ही कई महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस भी वितरित किए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।